हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें हमारा पार्लियामेंट का टॉपिक चल रहा था, चैप्टर नंबर 23 इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत में। और यहाँ पे हम लोग बढ़ चुके हैं अपने मनी बिल की तरफ, यानी कि आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मनी बिल के बारे में। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं मनी बिल के बारे में। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 110 की। आर्टिकल 110 क्या कहता है? आर्टिकल 110 कहता है भैया, डील करता है किससे? आपका मनी बिल से। किससे डील करता है? डील करता है मनी बिल से। यानी कि मनी बिल को जो डिफाइन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन किया है? आपका आर्टिकल नंबर 110 ने पूरी तरीके से मनी बिल को डिफाइन किया है। ठीक है, इसने मनी बिल को, अब कौन सी बिल जो होगी वो मनी बिल होगी, उसके बारे में यहाँ पे आर्टिकल 110 बताया है कौन सी बिल को मनी बिल कहा जाएगा। अब इसमें एक वर्ड बताया गया ओनली, यानी कि केवल और केवल इन्हीं चीजों को जो है मनी बिल किया जाए, मनी बिल माना जाएगा जो इन चीजों पे डीलिंग करते किन किन चीजों पे भैया? पॉइंट वाइज बात करते हैं भैया। सबसे पहला है कि कोई भी अगर आप टैक्स को लगाते हो, ठीक है, इंपोजिशन करते हो टैक्स को, ठीक है, कोई भी टैक्स अगर लगाते हो या किसी टैक्स को अबोलिशन करते हो, हटाते हो, या किसी टैक्स को माफ करते हो, या किसी टैक्स को अल्टरेशन करते हो, चेंज करते हो, ठीक है, या फिर रेगुलेशन करते हो किसी भी टैक्स को, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आर्टिकल 110 में। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर बोरोइंग ऑफ द मनी बाय यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि कोई भी मनी को बोरोइंग कर रहे हो, ठीक है, और उसमें उस बोरोइंग मनी में कोई रेगुलेशन लेके आ रहे हो, और कौन लेके आता है? यूनियन गवर्नमेंट। तो उस केस में आप यहाँ पे जो है आर्टिकल 110 का यूज कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है कि भाई अगर कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया की कस्टडी लेनी हो, ठीक है, कस्टडी ऑफ कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया की, ठीक है, या फिर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की, ठीक है, इन दोनों के बारे में आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, कंटिजेंसी फंड क्या होता है और आपका कंसल्टेंट फंड ऑफ इंडिया क्या होता है। ठीक है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इनकी अगर कस्टडी लेनी हो, ठीक है, या फिर इनमें से कोई पैसे निकालना हो, या किसी तरीके के फंड अगर इन दोनों में से विड्रॉ करना हो, फंड को अगर विड्रॉ करना हो, तो यहां पे आपको मनी बिल की जरूरत पड़ेगी। चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि जो एप्रोप्रिएशन मनी होता है, अगर आपको एप्रोप्रिएशन मनी किसी कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से निकालनी होती है, ठीक है, यानी कि कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से आपको एप्रोप्रिएशन, जो एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी निकालनी होती है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है, तो यहां पे भी आपको मनी बिल ही लाना पड़ेगा। अब ये एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी क्या होती है? मान लीजिए आपने कुछ पैसे जो है किसी चीज के लिए आपने एक जगह सेट कर रखे हैं, यानी कि सेट ऑफ मनी है कि वो किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए ही लगने हैं, तो उसको आप क्या कहोगे? एप्रोप्रिएशन मनी। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई पॉलिसी बनाए और उस पॉलिसी के लिए इतने रुपए जो है आपने सेट कर रखे हैं, और इतने, जैसे बजट सेशन में होते हैं ना, तो बजट सेशन में आपने कोई पॉलिसी को बताया कि बजट में मुझे इतने करोड़ रुपए जो है इस पॉलिसीज के लिए
इस्तेमाल करना है, या फिर ये जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है जो चल के आ रही है, उस पॉलिसी के लिए मुझे इतने पैसे मैंने यहाँ सेट कर रखा है, ठीक है। तो बजट सेशन में आपने दे रखे, तो उस मनी को अगर आप निकालना चाहते हो, यानी कि उसको क्या कहेंगे आप, एप्रोप्रिएशन मनी कहेंगे, और उसको कहां से निकाला जाएगा भैया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो उसके लिए आपको क्या लेके आना पड़ेगा, मनी बिल लेके आना पड़ेगा, ठीक है। यह है चौथा पॉइंट। चलिए पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, पांचवा पॉइंट कहता है कोई भी एक्सपेंडिचर, कोई भी एनी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि चार्ज है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, चार्ज मतलब होना ही होना है, जैसे सैलरी वगैरह प्रेसिडेंट के हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हो गए, तो ये सारे क्या होते हैं, चार्ज होते हैं कि भाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही होना है। तो यहाँ पे अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई ऐसा मनी है जो होना ही होना है, तो उसके लिए जो भी अमाउंट निकाला जाएगा, या किसी अमाउंट की, किसी की मान लीजिए सैलरी इंक्रीज की जाएगी, या कोई भी अमाउंट को इंक्रीज किया जाएगा, तो उसके लिए आप क्या लेके आओगे, मनी बिल लेके आओगे, ठीक है। पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट क्या कहता है, सिक्स पॉइंट कहता है कोई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कोई रिसिप्ट आ रही है, ठीक है, मनी आ रही है, ठीक है, या फिर कोई पब्लिक अकाउंट में किस तरह की मनी आ रही है, या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए मनी में कुछ इधर उधर जो है हिसाब किताब नहीं मिल रहा है, तो वहां पे आप क्या करते हो कि ऑडिट कराने की सोचते हो, तो ऑडिट होती है या फिर रिसिप्ट होती है, तो इन सब चीजों के लिए क्या करते हो आप, मनी बिल को लेके आते हो कि हमें ऑडिट कराना है, या कितने पैसे आए कितने पैसे गए, इसके बारे में हमें जानकारी चाहिए, तो यहाँ पे मनी बिल लाया जा सकता है। सेवंथ पॉइंट, और कोई ऐसा मैटर जो कि इनसे बिल्कुल अचानक से हो जाए, और उसका जो है लेना देना जो है इन्हीं 6 पॉइंट में से किसी में हो, या तो ऑडिट में हो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालना हो, चार्ज करना हो, या फिर आपको टैक्स वगैरह में किसी तरह की अनसर्टेनिटी आ जाए, एक इंसिडेंट आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो उस कंडीशन में कोई भी मैटर अगर इंसिडेंटली आता है, इन सारे मैटर्स में जो भी हमने ऊपर देखे, तो उन सब में क्या होगा, आपका मनी बिल ही यूज होगा। एनी मैटर इंसिडेंटल, ठीक है, इंसिडेंटल तौर पे आ जाए, ठीक है। तो ये था आपके मनी बिल के 7 पॉइंट को मैंने डिस्कस किया, ठीक है। अब बात करते हैं हाउएवर, जबकि एक बिल जो है कब मनी बिल नहीं कहलाएगा, एक बिल है, इस बिल को हम लोग मनी बिल कब नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, तो इसके लिए भी कुछ पॉइंट बताया गया, जैसे कि मान लीजिए कोई फाइन वगैरह है, ठीक है, कोई फाइन वगैरह कलेक्ट किया जाता है, जैसे होता है ना गाड़ियों के चालान वगैरह होते हैं, या सुप्रीम कोर्ट ने किसी को कंटेम्प्ट का लगा दिया, उसके ऊपर फाइन वगैरह लगा दिया, तो इस तरह के जो चार्जेस वगैरह लगते हैं, फाइन वगैरह लगते हैं, तो उस फाइन को इम्पोजिशन करना, यानी कि इतना फाइन लगाना है, ट्रैफिक रूल में इतना फाइन को इंक्रीज करना है, तो इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स हो गया, ठीक है। फाइन के साथ साथ कोई दूसरी पेनल्टीज वगैरह हो गया, अदर पेनल्टीज हो गए, तो इन सबको जब आप इंपोज करते हो, तो यहां पे मनी बिल की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। दूसरी पॉइंट, डिमांड या पेमेंट ऑफ फीस, किसके लिए, लाइसेंस के लिए, या कोई भी आप सर्विस ले रहे हो तो उसके लिए फीस देते हो, जैसे कि आप कहोगे कि भाई मुझे, मैं आधार कार्ड बनवाने जा रहा हूं, अब आधार कार्ड जब बनवाने के लिए जाते हो, तो कुछ एक नॉमिनल फीस जो है देते हो आधार कार्ड बनाने के लिए, या फिर आप एक पैन कार्ड बना रहे हो तो एक नॉमिनल फीस जो है देते हो, ठीक है, या लाइसेंस बना रहे हो तो उसके लिए आप क्या करते हो, एक पेमेंट लेते हो, ठीक है, पेमेंट ऑफ फीस लेते हो। तो वो जो पेमेंट ऑफ फीस होता है लाइसेंस वगैरह की, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो सर्विसेज वगैरह की, सर्विस वगैरह की, तो उन चीजों में जो ये फीस ली जाती है, इसके लिए कोई मनी बिल जो है नहीं लाया जाता, या इस मनी, इसमें सर्विसेज ली जाती है, सर्विस में कोई सुधार करके, या फिर इंपोज करके, कुछ चीजें इंक्रीज करके, कुछ चीजें कम करके, ऐसा अगर किया जाए, तो फिर इसमें मनी बिल की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। टैक्सेशन की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना यहाँ पे, कोई भी अगर मान लीजिए लाइसेंस बनाते हो, तो उसमें लाइसेंस का मान लीजिए पहले 300 रुपए ले लेते हैं, अब जो है 900 रुपए कर दिया, तो ये इंक्रीज हुआ है, तो इसमें मनी बिल की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ये उन लॉ के एक्ट में ही लागू हो जाता है। थर्ड पॉइंट, कोई भी अगर टैक्स में अल्टरेशन करना है, इंपोजिशन करना है, अबोलिशन करना है, रेमिशन करना है, या कोई भी ऐसे जो कि लोकल अथॉरिटी से, लोकल अथॉरिटी के टैक्स में, लोकल अथॉरिटी क्या होता है, मान लीजिए हाउस टैक्स लगाना है,
ठीक है। हाउस टैक्स कौन लगाता है भाई, गांव होगा तो सरपंच वगैरह लगाएंगे, या फिर यहाँ पे होंगे तो भैया नगर निगम वगैरह लगाएंगे, मान लीजिए शहरी वगैरह होंगे तो नगर निगम में लगाएंगे। ठीक है, तो अगर हाउस टैक्स वगैरह लगता है तो लोकल लेवल पे लग रहा है। ठीक है, लोकल अथॉरिटी या लोकल पर्पस के लिए लग रहा है कोई भी ऐसा टैक्स, तो उनमें अगर कोई चीज चेंजेस किया जाता है, अबोलिशन किया जाता है, रेमिशन किया जाता है, या फिर आपका इम्पोजिशन किया जाता है, तो उसके लिए आपको मनी बिल लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये 3 पॉइंट के बेस पे हम लोग कह सकते हैं इन 3 पॉइंट पे आपके मनी बिल की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर मनी बिल से रिलेटेड है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है बिल में और वो मनी बिल से रिलेटेड है, तो उसकी जो डिसीजन है, मनी बिल का जो डिसीजन है, वो कौन लेगा भैया, आपके स्पीकर लेंगे। लोकसभा में कौन लेंगे, आपके स्पीकर लेंगे कि ये मनी बिल है या नहीं है, क्योंकि लोकसभा जो है वो क्या है, फाइनल डिसीजन मेकर है। लोकसभा जो है वो कहीं ना कहीं फाइनल अथॉरिटी है जो ये डिसाइड करेंगे कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस चीज के लिए जो है कोई कोर्ट में नहीं जा सकते, या दोनों हाउस के पार्लियामेंट नहीं बता सकता, ना ही कोई जो भी प्रेसिडेंट होंगे वो बताएंगे। यहाँ पे डिसीजन कौन लेगा, डिसीजन यहाँ पे मनी बिल के रिगार्डिंग स्पीकर ही लेंगे कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है। इसके लिए आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, किसी लोकसभा के दोनों हाउस में मान लीजिए मेंबर से नहीं पूछ सकते, या फिर आपके जो भी प्रेसिडेंट है वो जो है यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं लेंगे। जब मनी बिल को कहाँ भेजा जाता है, आपके राज्यसभा में। ठीक है, तो उनको जब भेजा जाता है तो उनकी राज्यसभा क्या कर सकती है, इसके ऊपर रिकमेंडेशन दे सकती है। ठीक है, और उसके बाद इस मनी बिल को कहाँ भेज दिया जाता है, आपके प्रेसिडेंट के पास जो है भेज दिया जाता है। ठीक है, एसेंट मिलने के लिए प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है, और स्पीकर यहाँ पे बताता है कि ये जो बिल है वो कहीं ना कहीं मनी बिल है। ठीक है, इसको एंडोर्स करने का काम किसका आता है, स्पीकर का होता है। आगे बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे कुछ प्रोसीजर दिए हैं जहां पे आप जो है मनी बिल को जो है पास कर सकते हो पार्लियामेंट। मनी बिल्स को पास करने के लिए पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन भी है। तो पार्लियामेंट में हमारी जो पास होगी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे तरीका जो है बता रखा है। ठीक है, अगर बात करें एक मनी बिल जो है वो हमेशा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि मनी बिल जो है वो हमेशा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होंगे। कहाँ इंट्रोड्यूस होंगे भैया, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होंगे। और ये जब इंट्रोड्यूस होगा तो पीरियड परमिशन की जरूरत पड़ेगी, किसकी, प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट की परमिशन की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ेगी। और सभी बिल जो भी मनी बिल से रिलेटेड है वो गवर्नमेंट बिल ही होगा, यानी कि मनी बिल वाले जो भी बिल होंगे वो गवर्नमेंट बिल होगी, यानी कि इस बिल को जो है कोई मिनिस्टर ही मूव करवाएगा, मिनिस्टर ही लेके आएगा, प्राइवेट मेंबर नहीं होगा, यानी कि कोई मिनिस्टर ही है जो इस बिल को लेके आएगा, ये बात कही जाती है। इसके बाद जब बिल लोकसभा में पास होती है तो वो कहां जाएगी, लोकसभा में पास होने के बाद ये बिल को कहां भेज दिया जाएगा, आपके राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। ठीक है, राज्यसभा में ट्रांसमिटेड किया जाएगा। ठीक है, उनके विचार के लिए। तो राज्यसभा यहाँ पे बिल के ऊपर कोई पावर नहीं रखते, उनको सिर्फ ये है कि बिल पास करके भेजना है। ठीक है, ये नहीं कि वो बिल को जो है काफी दिन तक अटका के रखे, 14 दिन तक, 15 दिन तक, 1 महीने तक, ऐसा कुछ नहीं है, 6 महीने तक जो बात की जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इट कैन रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल। इट कैन नॉट रिजेक्ट, ये ना तो रिजेक्ट कर सकता है, कैन नॉट रिजेक्ट, ना तो राज्यसभा रिजेक्ट कर सकता है, और ना ही यहाँ पे रिकमेंडेशन, सॉरी, जो अमेंडमेंट है वो कर सकता है, अमेंड कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। बस यहाँ पे राज्यसभा क्या कर सकता है, रिकमेंडेशन दे सकता है, रिकमेंडेशन जो है वो दे सकता है। अब वो रिकमेंडेशन चाहे तो लोकसभा माने या नहीं माने, और इसको रिकमेंडेशन देने के लिए
सिर्फ 14 दिन मिलते हैं। 14 डेज के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, रिकमेंडेशन जो है वो देना पड़ेगा। अगर देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो भैया फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि भाई बिना 14 दिन के अंदर अंदर अगर रिकमेंडेशन नहीं दिया है तो वो बिल अपने आप ही पास माना जाता है राज्यसभा से। यानी कि राज्यसभा क्या कर सकता है, लोकसभा चाहे तो उस बिल के जो रिकमेंडेशन है वो मान सकता है, अदरवाइज नहीं मान सकता। लेकिन अगर नहीं मानता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मानता है तो वो अमेंडमेंट के साथ क्या होगा, आपके प्रेसिडेंट के एसेंट लेने के लिए पहुंच जाएगा। ठीक है, अमेंडमेंट के साथ। लेकिन 14 दिन तक अगर मान लीजिए राज्यसभा ने रोक के रखा और 14 दिन के बाद भी वो वो जो है बिल को भेज नहीं रहा है, रिकमेंडेशन भेज नहीं रहा है, तो अपने आप जो है ये बिल कैसा माना जाएगा, पास माना जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर लोकसभा चाहे तो इस बिल के जो भी रिकमेंडेशन है उसको एक्सेप्ट कर सकता है, और एक्सेप्ट करने के बाद, रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करने के बाद उसको पास किया जाएगा, और पास करने के बाद फिर उसको क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा कहाँ, आपके प्रेसिडेंट के पास, चाहे वो मॉडिफिकेशन के तौर पे हो या विदाउट मॉडिफिकेशन के तौर पे हो। ठीक है, तो ओरिजिनली जो बिल है उस हिसाब से भी भेज सकते हैं या फिर मॉडिफाई करके भी भेज सकते हैं। अगर राज्यसभा ने बिल रिटर्न नहीं किया लोकसभा को 14 दिन के अंदर अंदर, तो यह बिल क्या माना जाएगा, भैया पास ही माना जाएगा, पास ही माना जाएगा, पास माना जाएगा। ठीक है, पास माना जाएगा किसके द्वारा, दोनों हाउस के द्वारा, लोकसभा से भी और आपके राज्यसभा से भी यहाँ पे पास माना जाएगा। ठीक है, लोकसभा के पास, तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि लोकसभा के पास जो है मोर पावर है, मनी बिल के रिगार्डिंग ज्यादा पावर जो है किसके पास है, लोकसभा के पास है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें, दोनों दोनों हाउस के पास यानी लोकसभा और राज्यसभा के पास ऑर्डिनरी बिल में इक्वल, ऑर्डिनरी बिल की अगर मैं बात करूं, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी बिल की अगर मैं बात करूं तो ऑर्डिनरी बिल में तो यहां पे पावर तो इक्वल है, लेकिन यहां पे मनी बिल के केस में मोर पावर किसके पास होती है, लोकसभा के पास। ठीक है, और इसके बाद जब मनी बिल को प्रेजेंट किया जाता है किसके सामने, प्रेसिडेंट को, तो यहां पे प्रेसिडेंट के पास जब इसको भेज दिया जाता है तो यहां पे प्रेसिडेंट जो है वो एसेंट देगा ही देगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले क्या बताया था, पीरियर परमिशन की जरूरत पड़ती है, और जब पीरियर परमिशन देता है तो वो एसेंट दे ही देता है, रोकता नहीं है बिल। ठीक है ना, किसी और कारण की वजह से रुक गया तो अलग बात है, नहीं तो अपने एसेंट जो है प्रेसिडेंट जो है दे देता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के बीच में डिफरेंस। ये हो गया आपका ऑर्डिनरी बिल्स, ये हो गया आपका मनी बिल्स। इनके बीच में क्या डिफरेंस है, जरा इनको देखते हैं। पहला डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस है कि भाई ये लोकसभा में ऑर्डिनरी बिल जो है लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है या फिर आपके राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन वहीं पे अगर मनी बिल की बात की जाए तो यहाँ पे मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इंट्रोड्यूस। दूसरी बात करते हैं, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है ये या तो ऑर्डिनरी बिल जो है वो या तो कोई मिनिस्टर ला सकता है या फिर कोई प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है, प्राइवेट मेंबर जो है वो ला सकता है। लेकिन अगर हम मनी बिल की केस की बात करें तो ये सिर्फ कौन लेके आता है, मिनिस्टर ही मूव करवाता है। ठीक है, मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कराता है या मूव करवाता है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, यहां पे इट इंट्रोड्यूस विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। यहां पे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन, पीरियड रिकमेंडेशन जो है नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं, प्रेसिडेंट की पीरियड रिकमेंडेशन जो है नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन यहां पे प्रेसिडेंट की पीरियड रिक्वायरमेंट जो है, पीरियड रिकमेंडेशन की जो है वो जरूरत है। ठीक है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट यानी कि प्रेसिडेंट पहले उसको बोलेगा हाँ भाई आप निकाल सकते हो। ठीक है, चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या कह सकता है, कहता है कि भाई ये जो है राज्यसभा जो है वो अमेंड भी कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है और अमेंड के साथ साथ रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन यहां पे राज्यसभा के पास में सिर्फ रिकमेंडेशन कर सकता है।
रिकमेंडेशन कर सकता है, ठीक है, रिकमेंडेशन जो है वो कर सकता है, रिकमेंडेड कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे रिजेक्ट और जो अमेंडमेंट का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं राज्यसभा के पास यहाँ पे मनी बिल के रिगार्डिंग खत्म हो जाती है। पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि भाई अगर ऑर्डिनरी बिल है तो उसको मैक्सिमम 6 मंथ तक जो है होल्ड कर सकता है, 6 मंथ तक जो है होल्ड कर सकता है, ठीक है, यानी कि डिटेन कर सकता है, रख सकता है। लेकिन वही मनी बिल की बात करें तो यहाँ पे मनी बिल के केस में ये कितने दिन तक रख सकते हैं भैया, सिर्फ 15 डेज के लिए, सॉरी 14 डेज के लिए नहीं, 14 डेज के लिए जो है रख सकते हैं, ठीक है, 14 डेज के अंदर अंदर बताना ही पड़ेगा। 6 पॉइंट क्या कहता है कि यहाँ पे स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ती है जब राज्यसभा में या ओरिजिनेटेड, मतलब कहने का मतलब अगर लोकसभा में कोई ओरिजिनेटेड होता है बिल तो यहाँ पे स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ती है कि उसको सर्टिफिकेशन दे, ठीक है। लोकसभा में अगर बिल ओरिजिनेट होता है तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन नॉट रिक्वायर्ड, जबकि यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। मनी बिल के केस में लोकसभा में आपका स्पीकर जो है वो इसको बताता है ये जो बिल है वो कैसा है, आपका मनी बिल है, ठीक है, ऐसा बताता है, सर्टिफिकेशन देता है, ठीक है। चलिए सातवां पॉइंट क्या कहता है, यहां पे जब दोनों हाउस से कहीं ना कहीं अप्रूवल हो जाती है ऑर्डिनरी बिल तो प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए पहुंचता है, प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए पहुंचता है। लेकिन किसी केस में अगर डेडलॉक की सिचुएशन, अगर डेडलॉक की सिचुएशन हो जाए तो यहां पे क्या होगा भाई, ज्वाइंट सिटिंग होगी, ज्वाइंट सिटिंग जो है बुलाई जाएगी और प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाएगा और इस चीज पे ऊपर जो है बात होगा। लेकिन यहां पे अगर 7 पॉइंट देखे मनी बिल के रिगार्डिंग में, नो ज्वाइंट सिटिंग, कोई भी ज्वाइंट सिटिंग जो है यहाँ पे नहीं की जाती है क्योंकि डेडलॉक का सिचुएशन ही नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि भैया राज्यसभा के पास कोई पावर ही नहीं है, 14 दिन के अंदर अंदर अपनी जो हमें रिकमेंडेशन है दिया तो दिया, नहीं तो नहीं दिया, तो कोई नहीं, अपने आप बिल जो है पास ही माना जाएगा, ठीक है। चलिए 8वां पॉइंट बात, 8 पॉइंट क्या कहता है, ये अप्रूव या रिजेक्ट किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा इसको या तो अप्रूव कर लिया जाए या रिजेक्ट कर लिया जाए या फिर रिटर्न कर दिया जाए हाउस को, रिटर्न कर दिया जाए हाउस को फॉर रिकंसिडरेशन। लेकिन अगर वही मनी बिल की बात की जाए तो यहां पे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, रिटर्न की कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पहले पीरियड परमिशन की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एसेंट मिल ही जाता है प्रेसिडेंट का, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के बीच में डिफरेंस की, और यहाँ पे हमने पूरी तरीके से जो है मनी बिल के बारे में डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फाइनेंशियल बिल के बारे में जो है बात करेंगे, नेक्स्ट जो आपका लेक्चर आने वाला है। तो आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा, लेक्चर अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।